तो स्टूडेंट्स, galvanometer means the device which indicate the presence of electric current in electric circuit. But we can measure electric current also with the help of galvanometer. There are two types of galvanometer. First, moving magnet galvanometer, and second, moving coil galvanometer. मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर बच्चों अपन ने पिछले मैग्नेटिज्म्स के वीडियो में पढ़ा हुआ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। यदि आप लोग को याद हो वहां पर, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल थी जिसको हमने फिक्स किया था मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन में, और बीच में सेंटर पर मैग्नेटिक निडल थी, वो रोटेट हो रही थी। मतलब सर्कुलर कॉइल स्टेशनरी थी और उसकी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट जो था वो रोटेट कर रहा। सेकंड है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें बच्चों जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेट्स फिक्स होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, जस्ट अभी मैं कुछ समझाने वाला हूं। और उनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है उसमें सर्कुलर कॉइल होती है जो रोटेट करती है, इसलिए अपन बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो जो गैल्वेनोमीटर, इनके टू डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट मैंने आपको बताया मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, फॉर एग्जांपल टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। सेकंड टाइप मैंने आपको बताया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इसके भी दो टाइप हैं, फर्स्ट सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड सेकंड पिवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो फर्स्ट अपन देखते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में बच्चों ये मैग्नेट होता है, और ये फिक्स होता है। ये नॉर्थ पोल और यहां पर साउथ पोल। इन मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। इस कॉइल, इनकी मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर एक कॉइल रहती है, वो सस्पेंडेड रहती है। यहां पर जैसे कोई वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो हम इस वायर को कट कर देते हैं और वायर के एक एंड को यहां जो स्क्रू है इसमें कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे एंड को यहां कनेक्ट कर देते हैं। तो जो करंट होता है सर्किट में जाने वाला करंट, वो अब यहां से होकर जाता है, ऐसे जाएगा। फिर इस कॉइल में मान लीजिए एन टर्न्स हैं, तो उन टर्न्स में से पास होगा, फिर यहां से होता हुआ स्क्रू से होता हुआ ऐसे निकल जाएगा। तो नो डाउट ये जो कॉइल है वो करंट कैरिंग कॉइल हो गई, और किसमें आ गई? मैग्नेटिक फील्ड में। और लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था यदि किसी कॉइल को करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर टॉर्क लगता है, और यदि टॉर्क लगेगा तो कॉइल रोटेट करेगी। तो मान लीजिए बच्चों यहां पर इस कॉइल में अच्छा यहां पर जो है सेंटर में क्या रख देते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर जिससे मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाए और इस पर कैसा टॉर्क लगे? मैक्सिमम। ये क्या हो गया? सॉफ्ट आयरन कोर।
ये जो वायर जिससे लटका है ये होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। अब ये क्यों होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, मैं समझाऊंगा। ये वायर पर यहाँ पर प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर। तो ये बच्चों फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर रहता है। अब यहाँ पर ये प्लेन मिरर लगा रहता है। इस वायर पर इस प्लेन मिरर को फेविक्विक से चिपका देते हैं, चिपका हुआ रहता है प्लेन मिरर। अब इन सब का क्या वर्क है मैं समझाऊंगा आपको। तो होता ही है बच्चों, यहां से जब करंट फ्लो करके जाता है, ये करंट कैरिंग कॉइल हो गई, मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेट जो है वो शू मैग्नेट्स है, सेंटर में सॉफ्ट आयरन कोर रखा हुआ है। नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड रेडियल हो जाएगी, कॉइल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क की वजह से कॉइल क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी तो वो फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से सस्पेंडेड है। उस फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर में अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्टिंग डेवलप हो जाएगी, ऐंठन। भाई आप देखते हो थ्रेड से यदि किसी स्टोन को आप बांध दें और फिर यदि आप रोटेट करें, मान लीजिए क्लॉकवाइज, तो ऑटोमेटिक जो थ्रेड है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में ऐंठन आ जाती है, जिसके कारण वो फिर धीरे धीरे रुकता है। तो इसका मतलब जो ट्विस्टिंग डेवलप होगी, ऐंठन डेवलप होगी, उसकी वजह से ट्विस्टिंग कपल मोमेंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। कोई वायर है लटका हुआ है, आप उसको पकड़िए और मरोड़ कर देखिए, आपको ताकत लगेगी। तो जब आप मरोड़ रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं उसको, तो उस वायर में अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्टिंग कपल मोमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको रीस्टोरिंग कपल मोमेंट भी बोलते हैं, जो रोकता है। तो यहां पर जैसे ही करंट पहुंचेगा, ये कॉइल रोटेट करेगी, डिफ्लेक्शन कपल मोमेंट की वजह से, लेकिन थोड़ी देर रोटेट होकर रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है रीस्टोरिंग कपल मोमेंट। जब ये रुकी है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन में आती है। और कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में तब होती है जब उस पर दो टॉर्क वर्क कर रहे हो इक्वल मैग्नीट्यूड के और जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपन बोल सकते हैं यहां पर इन इक्विलिब्रियम restoring couple moment is equal to deflection couple moment। इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों इक्वल होंगे और एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, तो माइनस। यदि एक क्लॉकवाइज वर्क करेगा तो दूसरा जो रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज। एक रोटेट कर रहा है तो दूसरा रुकेगा अपोजिट डायरेक्शन। अब ये डिफ्लेक्शन रीस्टोरिंग कपल मोमेंट जो है ये कितना होगा, इसको मैं बता रहा हूं आपको, ट्विस्टिंग कपल मोमेंट भी बोलते हैं। टाउ ये होता I इंटू अल्फा।
ये तो एक अपन ने I इंटू अल्फा C इंटू 5 सॉरी C इंटू 5 C इंटू 5 यहां पर C कहलाता है बच्चों ट्विस्टिंग रिजिडिटी और फाई एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। कॉइल कितना एंगल रोटेट करी है तो C को बोलते हैं अपन ट्विस्टिंग रिजिडिटी। मुझसे थोड़ा सा मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे ये पहले लिखना चाहिए था, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। मुझे बोलना चाहिए था यहाँ पर डिफ्लेक्शन कपल मोमेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ रीस्टोरिंग कपल मोमेंट। एक ही बात है, कुछ गलत नहीं था, पर मैं थोड़ा सा पहले इसको बताना चाह रहा था, उसको बाद में। ये डिफ्लेक्शन कपल मोमेंट जो है वो लॉरेंट फोर्स की वजह से डेवलप हुआ है। कितना होगा N इंटू आई इंटू ए इंटू बी। लास्ट वीडियो में आपको ड्राइव करवाया था n नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल। भाई यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल हो चुकी है, क्योंकि आपका वैसे टॉर्क का फॉर्मूला है था n इंटू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, लेकिन चूंकि यहाँ पर थीटा हमेशा 90 मेंटेन रहेगा इसलिए टॉर्क मैक्सिमम रहेगा और ये रहेगा n इंटू आई इंटू ए इंटू बी। n आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल, I करंट थ्रू कॉइल, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉइल और B मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ C इंटू 5। What is C? This is called twisting rigidity। ये जो C है इसको बोलते हैं बच्चों ट्विस्टिंग रिजिडिटी। ये वायर की प्रॉपर्टी रहेगी, अलग अलग वायर के लिए ट्विस्टिंग रिजिडिटी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये क्या होती है ट्विस्टिंग रिजिडिटी? तो जैसे कोई वायर है, मान लीजिए आपने स्लैब से फिक्स कर दिया, बांध दिया, और दूसरे एंड को पकड़कर आप मरोड़ रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, 1 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो 1 डिग्री रोटेट करने में उस वायर में अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्टिंग कपल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, रीस्टोरिंग कपल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, किसी में कम किसी में ज्यादा। जैसे मान लीजिए फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर है, ये बहुत सॉफ्ट वायर है, इसको आप पकड़ोगे और 1 डिग्री मरोड़ोगे तो इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्टिंग कपल मोमेंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन बहुत कम होगा, 2 न्यूटन मीटर। मान लीजिए गोल्ड वायर है, सेम एक क्रॉस सेक्शन एरिया का, उसको ट्विस्ट कर रहे हो तो हो सकता है उसमें 3 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस हो जाए, थोड़ा ज्यादा। लेकिन आयरन वायर है, लोहे का तार है, उसको आप पकड़कर मरोड़े के 1 डिग्री तो उसमें बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग कपल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो आपको मरोड़ने में दिक्कत होगी, कष्ट होगा, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो ये ट्विस्टिंग रिजिडिटी का मतलब है ट्विस्टिंग कपल मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर when it is rotated by 1 डिग्री। तो 1 डिग्री जब आप मरोड़ रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, उसमें ट्विस्टिंग कपल मोमेंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है C, और कॉइल यदि 5 डिग्री से रोटेट कर ली तो ये जो वायर है जिससे कॉइल लटकी हुई है, सस्पेंडेड है, ये भी 5 एंगल पर मरोड़ जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा। तो इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्टिंग कपल मोमेंट प्रोड्यूस होगा। कितना प्रोड्यूस होगा? 1 डिग्री में कितना प्रोड्यूस हो रहा है C, तो 5 डिग्री में कितना प्रोड्यूस हो जाएगा C इंटू 5, टोटल इतना मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहां पर लिखा C इंटू 5। तो ये जो है ना, जैसे आपको किसी भी वायर की इलास्टिसिटी फिक्स होती है, डेंसिटी फिक्स होती है,
वैसे ही हर वायर के लिए डिफरेंट डिफरेंट वायर के लिए ट्विस्टिंग रिजिडिटी की वैल्यू फिक्स होती है। ट्विस्टिंग रिजिडिटी का मतलब होता है ट्विस्टिंग कपल मोमेंट produced in a wire when it is rotated by 1 degree. वन डिग्री में ट्विस्टिंग कपल मोमेंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है c, तो 5 में कितना रेट प्रोड्यूस हो जाएगा c into 5। अब हमारा टारगेट है करंट को मेजर करना, तो हम स्टेप को कंटिन्यू करें। तो I is equal to minus C upon N into A into B into 5। यहाँ पर ये C कांस्टेंट है, इस वायर में, इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो फिक्स लिए गए हैं, इसलिए N की वैल्यू भी कांस्टेंट है। A क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स रहेगा, B मैग, ये पूरा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब इस कांस्टेंट को आप हटा देते हो तो I और 5 में क्या रिलेशन आ गया, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। माइनस साइन तो केवल डायरेक्शन बता रहा था, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। जितना ज्यादा करंट आप फ्लो करवाओगे कॉइल से उसमें उतना ज्यादा रोटेशन होगा, राइट। इस पे बच्चों ये जो C अपॉन, यहाँ पर माइनस का मतलब तो केवल क्या था कि दोनों टॉर्क इक्वल मैग्नीट्यूड के थे और जस्ट एक दूसरे के अपोजिट। तो यदि आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पर माइनस का मतलब बच्चों करंट तो नेगेटिव होगा नहीं ना, तो इसलिए अपन को क्या करना है कि करंट का मैग्नीट्यूड पर फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें जो क्वांटिटी दिख रही है कांस्टेंट है पूरी की पूरी, इसको बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट्स और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो इसको हम यदि G से डिनोट कर दें तो इसका मतलब आ जाएगा आपका I is equal to G into 5. What is G? G is equal to C upon N into A into B, and this is called galvanometer constant, galvanometer constant or figure of merit। इस G को बच्चों अपन बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और फिगर ऑफ मेरिट। तो मतलब यदि हमको ये G की वैल्यू पता हो और ये फाई की वैल्यू पता हो, जितना कॉइल रोटेट की है, यदि ये दोनों वैल्यूज पता और मल्टीप्लाई कर दें तो करंट आ जाएगा। तो G तो आसानी से पता चल जाएगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट रहता है ना पूरा का पूरा एक बॉक्स पे अंदर फिट किया रहता है, तो जो भी फैक्ट्री जो भी कंपनी बनाकर भेजती है उसके ऊपर G की वैल्यू लिख देती है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि उसको पता रहता है, उसको पता रहता है कि फॉस्फोर ब्रॉन्ज के लिए ट्विस्टिंग रिजिडिटी की वैल्यू कितनी है, उसको पता रहता है कि जो उसने कॉइल लगाई हुई है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स डाले हुए, 100 टर्न डालें या 200 या 500 कितने डालें, एरिया कितना यूज किया वो पता रहता है। इन मैग्नेट के कारण यहाँ सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो उसको पता रहता है, तो वो पूरा सॉल्व करके उस वैल्यू को बॉक्स के ऊपर लिख देती है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट G की वैल्यू। अब आपके पास में G है, केवल आपको बचा है फाई, मतलब करंट जाने से कॉइल कितना रोटेट करी है, बस आपको वो पता करना है।
यदि वो और आप मेजर कर लो कि कॉइल करंट से कितना रोटेट किए, उस एंगल को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हाई आएगा। लेकिन आपको मालूम है थोड़ा करंट फ्लो करवाओगे तो थोड़ा रोटेट करेगी, ज्यादा फ्लो करवाओगे ज्यादा मैग्नीट्यूड का ज्यादा रोटेट करेगी। मतलब आपको इस फाई को मेजर करना पड़ेगा। तो ये फाई हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो फाई मेजर करने के लिए जो कंपनी रहती है वो इस पूरे डिवाइस पे एक बॉक्स के अंदर फिट कर देती है, और इस मिरर के सामने एक जो भी फ्रंट पैनल रहता है उस पर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की ग्लास लगा रहता है, जिस पर स्केल जो रहती है वो कैलिब्रेटेड रहती है, और छोटा सा एक बल्ब लगा रहता है जिसका बैटरी के साथ कनेक्शन रहता है। मतलब यदि मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसका टॉप व्यू बताऊं तो ये मिरर आपको ऐसा दिखाई देगा टॉप व्यू ऊपर से देखने पर, और इसके सामने यहाँ पर बॉक्स जो है उसकी पैनल पर, फ्रंट पैनल पर ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास रहता है। मतलब आप समझिएगा ये बॉक्स, और बॉक्स के अंदर पूरा ये मैग्नेट, ये यहाँ मैग्नेट, अंदर ये कॉइल सस्पेंडेड है, और इसका फिर यहाँ पर जो भी रहेगा कनेक्शन यहाँ पर स्क्रू से ऐसा, तो इनसे अपन ने वायर को कनेक्ट कर दिया जो रोटेट करेगी। यहाँ पर मिरर है, और ये इसके ठीक ये जो आपका फ्रंट पैनल है इधर पर, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जिस पर स्केल कैलिब्रेटेड रहती है, और एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है जिसका कनेक्शन बैटरी के साथ रहता है। उसकी लाइट यहाँ जाती है मिरर पर, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जाती है, जिसकी रीडिंग अपन नोट करते हैं। इनिशियल रीडिंग कब? जब हमने इस कॉइल से करंट को फ्लो नहीं करवाया, स्विच ऑफ है जब, तो उस वक्त यहाँ से जो करंट गया प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कहां पर गया, वो इनिशियल रीडिंग हम नोट कर लेते हैं। मतलब इस पर ये बल्ब से जो लाइट गई वो यहाँ रिफ्लेक्ट होकर स्केल पर जो भी रीडिंग है उसको नोट कर लेते हैं। तब इन द एब्सेंस ऑफ करंट थ्रू द कॉइल, फिर बाद में हम इस कॉइल को कनेक्ट कर देते हैं। तो स्वाभाविक कॉइल से करंट फ्लो होने लगता है जिसके कारण कॉइल रोटेट करती है। कॉइल रोटेट करेगी फाई एंगल, तो उसी से मिरर अटैच है ये, तो ये मिरर भी रोटेट हो जाएगा फाई एंगल। तो यदि ये मिरर फाई एंगल यदि रोटेट कर रहा है तो आप सबको पता है रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट होगी? बाय 2 फाई। ये आपने प्लेन मिरर में देखा है। If the plane mirror rotated by theta angle, then the reflected ray rotated by 2 theta angle. यदि प्लेन मिरर को आप 10 डिग्री से रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे 20 डिग्री से रोटेट होती है। तो इसलिए रिफ्लेक्टेड रे आप यहाँ आएगी और यहाँ पर आकर जो भी रीडिंग होगी लाइट की हम नोट कर लेंगे, ये हमको दिखेगी। तो ये जो एंगल दिख रहा है 2 फाई, एंगल इज इक्वल टू होता है बच्चों आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क मतलब ये दिख रहा है आपको, तो जाएगा x2 माइनस x1, और रेडियस मतलब ये डिस्टेंस r, तो ये r। इसका मतलब फाई इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन 2r। व्हाट इज x1? Reading on scale in the absence of current through the coil, or initial reading. And what is x2? Final reading. What is our distance between plane mirror and circular scale? तो एक्चुअली में जो कंपनी भेजती है उसको ये प्लेन मिरर और स्केल के बीच का डिस्टेंस भी पता रहता है, उसको भी लिख देती है। तो आपके पास फिर बचे क्या? केवल x2 और x1 की वैल्यू लेना, उससे आपको फाई निकल आएगा। जब फाई आ जाएगा तो फाई की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए, जी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए, करंट आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग करंट को मेजर करते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर की हेल्प से।
अब मुझे थोड़ा सा आपको और समझाना है, जो हेडिंग है सेंसिटिविटी ऑफ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट बच्चों इसमें कंडीशन फॉर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसमें हम इस गैल्वेनोमीटर को कब सेंसिटिव कहेंगे, जब phi/I की वैल्यू हाई होगी, थोड़े से करंट से बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन, मात्र 1 एम्पियर करंट और पता चला 60 डिग्री का डिफ्लेक्शन। लेकिन यदि मान लीजिए 1 डिग्री के अपन करंट 1 एम्पियर करंट बोल रहे हैं और दूसरा एक कोई गैल्वेनोमीटर उसमें 30 डिग्री का, दो गैल्वेनोमीटर सस्पेंडेड कॉइल, एक में से हम करंट फ्लो करवा, दोनों में अपन करंट फ्लो करवा रहे 1 एम्पियर, एक में 30 डिग्री का कॉइल रोटेट हो रही है और एक में 60 डिग्री, तो नो डाउट जिसमें 60 डिग्री हो रहा है उसको आप बहुत सेंसिटिव कहेंगे, क्योंकि वो थोड़े से भी करंट में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रही है कॉइल। तो इसका मतलब है सेंसिटिव होने के लिए phi/I की वैल्यू हाई होनी चाहिए। ये phi/I इज इक्वल टू क्या होता है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो phi/I इज इक्वल टू 1/g। phi/I किसके इक्वल होता है, 1/g के। 1/g की वैल्यू हाई होना चाहिए, इसका मतलब g की वैल्यू कम होनी चाहिए, मतलब गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की वैल्यू कम होनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जो ये बच्चे सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। अब g की वैल्यू कम कब होगी, g किस पर डिपेंड कर रहा है, c पर, n पर, a पर, b पर, मतलब c की वैल्यू न्यूमरेटर कम होना चाहिए, तो डेफिनेटली c की वैल्यू कम होनी चाहिए। c कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। व्हाट इज c, ट्विस्टिंग रिजिडिटी। तो ट्विस्टिंग रिजिडिटी की वैल्यू सबसे कम होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर के लिए, इसीलिए यहाँ पर कौन सा वायर लगाया गया है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। क्यों यूज किया गया, क्योंकि उसके लिए ट्विस्टिंग रिजिडिटी की वैल्यू मिनिमम होती है, और वो मिनिमम होने से जी मिनिमम हो जाता है, जी मिनिमम होने से गैल्वेनोमीटर जो है वो सेंसिटिव हो जाता है, थोड़े से करंट को भी मेजर करने लगता है। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होना चाहिए, इसलिए जो कॉइल रहती है उसमें ज्यादा टर्न्स बाउंडेड रहते हैं। एरिया ज्यादा होना चाहिए, जिसको नहीं करते हैं, क्योंकि एरिया बड़ा हो जाएगा तो बड़ा बन जाएगा भाई गैल्वेनोमीटर, दिक्कत हो जाएगी। बी ज्यादा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हम पर पावरफुल मैग्नेट यूज करते हैं। तो बच्चों ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए, एरिया जो है वो ज्यादा होना चाहिए, जिसको मेंटेन नहीं किया जाता, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पावरफुल की जाती है, जिसको मेंटेन करते हैं। तो ये कंडीशंस हैं सेंसिटिविटी, कंडीशन फॉर सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये बच्चों मैंने आपको पूरा समझाया है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब पिवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, जरा सा चेंज करते हैं और क्या बन जाता है, पिवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। बाकी उसके सारे कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ सेम है। नेक्स्ट है बच्चों पिवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। पिवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर मतलब इसमें एक्सिस होती है, और वो कॉइल जो है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, और वो जो एक्सिस रहती है वो बेयरिंग में फिट रहती है, और उसमें स्प्रिंग्स वगैरह लगे रहते हैं। तो यहाँ पर जैसा हमने, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर रहता है बहुत सॉफ्ट रहता है, तो पढ़ाने में तो ठीक है, सब बढ़िया है, पढ़ाने में पढ़ा, आपको पढ़ा दिया, बच्चों ने भी बोल दिया ओके समझ में आ गया। प्रैक्टिकली लिखनी है, दिक्कत है, थोड़ा सा भी झटका लगता है गैल्वेनोमीटर को तो वायर टूट जाता है, सॉफ्ट रहता है ना बहुत ज्यादा। तो आजकल उसकी जगह पर ऐसा यूज करते हैं कि कॉइल जो रहती है उसमें ऐसी एक्सिस रहती है, और ये एक्सिस जो रहती है वो फिट रहती है बेयरिंग में, और इस बेयरिंग में के बेयरिंग, इसको बेयरिंग है, इसमें ऐसा इससे रहती है, यहाँ पर एक्सिस ऐसा, इसको भी ऐसा शो किया जाता है, यहाँ पर एक्सिस ये
इसके अबाउट वायर आप यहां पर। तो जब आप करंट फ्लो करवाएंगे तो कॉइल रोटेट करेगी इस एक्सिस के अबाउट, और इसमें यहाँ पर स्प्रिंग वगैरह रहता है, उससे इंडिकेटर कनेक्ट रहता है और यहाँ पर सर्कुलर स्केल रहती है। तो जैसे ही कॉइल रोटेट होगी स्प्रिंग की वजह से रुकेगी, लेकिन जैसे ही रोटेट करेगी और जब रुकेगी तो जो भी डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्ट आपको इंडिकेटर से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब आपको कुछ नहीं चाहिए है, केवल जी की वैल्यू चाहिए है। यहाँ पर स्प्रिंग जो है उसके स्प्रिंग कांस्टेंट रिक्वायर्ड होता है, जो उसके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा रहता है, उससे आपका जी निकल आता है, गैलोमीटर कांस्टेंट, और I इज इक्वल टू जी इंटू 5। तो कितना कॉइल रोटेट हुई है वो डायरेक्ट स्केल पर हमको दिखता है। जैसे अपने व्हीकल्स में स्पीडोमीटर होता है ना, उसका इंडिकेटर सीधे बताता है आपको कि जो आपका व्हीकल है, बाइक है, स्कूटी है, वो किस स्पीड से चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, आप डायरेक्ट इंडिकेटर से देख लेते हैं। वैसे ये इंडिकेटर डायरेक्ट आपको बता देता है कि कॉइल कितना रोटेट हुई है। तो ये होता है बच्चों सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, सॉरी पिवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, पिवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर।